या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और उन्हें सवैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरोज, यहां तक कंप्लीट हो गया? ओके। चलो आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम। वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम। वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम। लिखो, राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीब को उनके कौशल, सहज रुझान, और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार के उपक्रम। स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार के उपक्रम या अति लघु उद्यम के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार के उपक्रम या अति लघु उद्यम शुरू करने के लिए इच्छुक होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, लिखो प्रवचन के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य में हरित आवरण बढ़ाने हेतु मिशन मोड हरित आवरण बढ़ाने हेतु मिशन मोड MOD मिशन मोड वर्ष 2021 के 2021 के
बरसात के मौसम में लाखों वृक्ष लगाए गए। नहीं, देखिए, सभी कार्यालय, सभी ऑफिस में, सरकारी हर एक व्यक्ति, जितने भी रिपोर्टेड कार्यालय होते हैं सरकार के अंतर्गत, एडीएम, डीएम, बीडीओ, सीओ, ये सबको, हाई स्कूल प्रिंसिपल है ना, कॉलेज, ये सब जगह जो है वृक्षारोपण उस दिन एक साथ किया गया। और ये पहले सप्ताह भर का अभियान था, फिर इसको महीना भर का रखा गया, अब ये साल भर के अभियान में जुड़ गया। इसीलिए कि आप पढ़े होंगे जब बिहार में वन के प्रतिशतता को, तो आज भी जो है 7% है। क्या 7.7 है? नहीं, यानी कि काफी कम है, जनसंख्या के हिसाब से भी कम है। साथ ही साथ 33% भाग पर, क्षेत्रफल पर, जो क्या होनी चाहिए, टोटल जो क्षेत्रफल है बिहार का, उसके 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। यही है रिहायशी इलाका या सभी इलाकाओं की परिभाषा, जिसमें पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ये ज्यादा प्रतिशत होती है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां कम से कम 33% भाग पर वन होना ही चाहिए, जो कितना है 7%। तो निश्चित रूप से पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की जो आप बात करते हैं, वो आने वाले दिनों में गंभीर हो जाएगा अगर हम लोग तत्परता के साथ वृक्षारोपण, पौधेरोपण नहीं करेंगे तो। ठीक है, लगाए गए हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कटिहार जिला के मनिहारी में, कटिहार जिला के मनिहारी में कटिहार जिला के मनिहारी में गोगाबिल को राज्य का पहला सामुदायिक आरक्ष एवं संरक्षण आरक्ष घोषित किया गया है। इसे इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पुष्पा, यहां तक लिख ली? देखो, एक चीज है कि अपने राज्य में जितने बौद्ध स्थल है, उसके बाद जितने ये पर्यटन स्थल अन्य है, चाहे राजगीर हो, पावापुरी हो, बोधगया हो, केसरिया हो, बापू धाम हो, इस तरह के जितने भी जगह हैं, इन सब जगहों को, या वाल्मीकि नगर हो, इन सब जगहों को जहां जहां, या काकोलोथ हो, फिर देव मंदिर हो, औरंगाबाद, यहाँ का औरंगाबाद में ना, औरंगाबाद का, तो मुंडेश्वरी मंदिर हो भभुआ का, ये सब जगहों को एक पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर तरीका से डेवलप किया जाए, वह रहने की बेहतर होटल्स बनाया जाए ठहरने का, तो राज्य के में आर्थिक विकास बढ़ेगा। राज्य में बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए, तो राज्य का इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो विकास के चरम में सिर्फ ये नहीं कि बड़े उद्योग अगर अपने यहाँ नहीं लगेंगे तो बाकी जो कार्य है उसको हम पीछे छोड़ दें और उसमें लगे रहे, नहीं, जो अपने यहाँ है अगर उसको थोड़ा सा फिनिशिंग करके हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों को लुभाते हैं, तो लोग आता है। जैसे अब देखिए गोवा का,
यानी पर्यटन स्थल के रूप में एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप हो गया। तो अपने यहाँ भी अगर गंगा नदी है पटना में या बिहार में जहाँ जाता है, वहां पर पर्यटन स्थल को डेवलपमेंट जगह जगह पर जहां पर जिस प्रकार का हो सकता है किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए टीम लगाया है चिन्हित करने के लिए कि आप देखिए कहाँ क्या करने से हम उसको पर्यटन स्थल के रूप में बदल सकते हैं, लोग वहां घूमने आ सकते हैं, बाहर के भी यहाँ के भी लोग जा सकते हैं, तो उसको किया जाए। तो उसको किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यूएनईपी। यूएनईपी का अर्थ समझते हो कि नहीं सरोज? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी। इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी वर्ल्ड वाइड डाटा जारी होता है या जितने भी तरह के नियम बनाए जाते हैं विश्व के लिए, यहीं से बनाया जाता है, यूएनईपी से ही बनाया जाता है। ये यूएनओ की एक अनुषंगी संस्था है ना। इसका कार्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यूएनईपी के कार्यालय कहाँ है? केन्या। केन्या अफ्रीकन देश है ना। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी के साथ समझौता किया गया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का आंकड़ा संग्रहित कर न्यून कार्बन पद्धति से विकास की रणनीति, न्यून कार्बन पद्धति से विकास की रणनीति बनाई जाएगी। सरोज लिख ली? ठीक है। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, राज्य में पटना चिड़ियाघर के अलावा पटना चिड़ियाघर के अलावा अररिया जिला के रानीगंज वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर वृक्ष वाटिका में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया है। पुष्पा यहाँ तक लिख ली? अररिया में यहीं पर रानीगंज वृक्ष वाटिका में, बिल्कुल राइट, अररिया जिला के अंतर्गत है रानीगंज। ठीक है ना, सही है।
आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। रोहतास जिले में, रोहतास जिले में रोहतास जिले में तूतला 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 भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात कोमा कैमूर जिले के कैमूर जिले के कैमूर जिले के करकटगढ़ कैमूर जिले के करकटगढ़ में पर्यटकों के सुविधा के विकास के साथ साथ राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जा चुका है। राजगीर में नेचर सफारी, अभी हाल में मुख्यमंत्री गए थे ना, नहीं पता है क्या? नेचर सफारी का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से वहां जो जीव जंतु है उसको देखने के लिए एक वाहन है, उससे आप घूम के देखिए, उसमें सब प्राकृतिक जीव जंतु को रखा गया है। नेचर सफारी उसी को कहा जाता है। जैसे बहुत सारे पशु पक्षी अपने यहाँ प्राकृतिक रूप से वन सब में जगह जगह रह रहा है, लेकिन उसकी देखरेख नहीं होने के उसे शिकार कर लेता है लोग, है ना, तो उसकी संख्या घटती चली जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि अगर आज नेचर सफारी सरकार उसको संरक्षित के अंतर्गत ले आया है, उसकी देखभाल के लिए जो है वन विभाग के द्वारा वन ऑफिसर, पुलिस सबकी नियुक्ति हो रही है। बराबर जो देखते हैं वन विभाग का, फायर का, इस सब का अलग से जो वैकेंसी निकलता है, उसका कारण यही है। ठीक है, कि अपने यहाँ चिड़ियाघर, वन विभाग के द्वारा अन्य कई काम किए जा रहे हैं, तो वहां के लिए आदमी चाहिए, फोर्स चाहिए, पुलिस बल चाहिए। नेचर सफारी का निर्माण किया जा चुका है। कहां पर? राजगीर में। आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए राजगीर कोरोना के बाद। चलो आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का गठन किया गया है। एक 100 हेक्टेयर से बड़े 133 आर्द्र भूमियों का 133 आर्द्र भूमियों का चरणबद्ध तरीके से समेकित प्रबंधन हेतु योजना तैयार की जा रही है। आर्द्र भूमि अंग्रेजी में इसको वेटलैंड बोलते हैं ना, वेटलैंड।
हाँ आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। यहां तक कंप्लीट हो गया है ना मनीष? देखो आगे पैराग्राफ चेंज। वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु वर्तमान में चार शहरों में कुल 11 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा वर्ष 2021-22 में राज्य के 23 प्रमुख शहरों में 24 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने की योजना है। वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित करने की योजना है। देखिए अभी जो प्रदूषण है वो पटने शहर में या कुछ खास शहरों में प्रदूषण के बारे में बताया जाता है। सरोज पता है कि नहीं? पेपर में आता है बराबर। पुष्पा क्या पेपर में क्या निकलता है वायु प्रदूषण के बारे में? हाँ भारत में प्रदूषित शहरों में है ना। आने वाले दिनों में ये विश्व का ना प्रदूषित शहर हो जाए, बीजिंग ना बन जाए पटना, यानी कि यहाँ उद्योग ना के बराबर और प्रदूषण इतना। तो आखिर क्या कारण है इसका? है कि अपने यहाँ जो सड़क को खोद के छोड़ दी जाती है, ऊपर उसके ऊपर से एकदम गाड़ी तीव्र गति से रेंग रही है, चल रही है, तो धूल है ना, वो धूल और साथ ही साथ जो गाड़ी चलती है उससे जो CO2 निकलता है वो दोनों मिल करके हवा में जहर का काम कर रहा है। क्योंकि पेट्रोल में शीशे की मात्रा होती है जो CO2 के उसके माध्यम से वो निकलती है और वो हवा में घुल जाती है, और इतने वो माइक्रोन के कण है जो हमारे सांस मास्क लगाने के बावजूद भी उसमें सिंपल मास्क में वो चले आते हैं, और जो लोग मास्क नहीं लगाता है ऐसे ही आते जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में शहर में रहने वाले लोगों को फेफड़ा से संबंधित खास करके दमे की रोग में तीव्र गति से वृद्धि होगी। जो बच्चे जन्म लेंगे उसको हार्ट रोग मतलब बचपन से ही माँ के घर में ही हो जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली वाली स्थिति जो है वो यहाँ दिल्ली से भी खराब स्थिति कुछ क्षेत्रों में पटना में हो गया है। डाक बंगला तो ये तो यहाँ वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब चौक के बारे में देता है बराबर कि तारामंडल के पास सबसे ज्यादा एक्यू लेवल था। यानी कहने का मतलब है कई शहरों में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर का 3-4 शहर का बराबर निकलता है, इसमें पटना सबसे टॉप पर है। तो भारत में मतलब 4-5 शहरों में से एक शहर इसमें इसकी गिनती होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो सड़क बनाने वाली संस्था को, जो सड़क खोद के पाइप बिछाने वाली संस्था को देखना होगा कि हम जहां पाइप खोदे हैं वहां अतिशीघ्र पाइप बिछाने का काम करें और तुरंत उस पर सड़क निर्माण की काम करें। तो ये जो एजेंसी है इसको आपसी समझौता करना होगा। खोदने वाले को कहना होगा कि तुम्ही को तुरंत निर्माण, जो निर्माण एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट रखो और तुरंत करो। तो एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के समय ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए
कि निर्माण कार्य सड़क में जैसे पाइप बिछा तत्काल आप करते चले जाइए, फिनिशिंग मोड में काम को करते चले जाइए। नहीं कि सब जगह एक घर में एक एक पोचारा सब जगह करके फिर भाग गए, फिर एक एक आए कर दिया, ऐसे नहीं। इसी से अपने यहाँ प्रदूषण के जो खतरनाक स्थिति है वो पैदा हुई है। और साथ ही साथ पुराना जो वाहन होती है ना, पुराने वाहन, उसको बंद करनी चाहिए। और डीजल वाले वाहन को तो एकदम शहर में, बड़े शहरों में चलना ही नहीं चाहिए, है ना। सीएनजी, अभी पटना में देखिए प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन सरकार बार बार खरीद रही है। सारे टेम्पो वाले को बोला है कि आप वो टेम्पो जमा करो और सीएनजी टेम्पो लेते जाओ और सीएनजी गाड़ी यहाँ चलेगी। यानी 2024 के बाद, 25 के बाद यहाँ कोई भी ऑटो जो है वो डीजल वाला नहीं रह जाएगा, सब सीएनजी में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो आगे लिखो। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत, 2016 के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग, गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग, गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं, तकनीकी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योगों, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है। पर जोर दिया गया है। यहां तक मनीष फिनिश हो गया? ठीक। गैर पारंपरिक उद्योग, एक तो पारंपरिक उद्योग, गैर पारंपरिक होता है जैसे सोलर बनाने का काम हो, सोलर लाइट पर आधारित उद्योग हो। गैर परंपरागत उद्योग है कि जैसे आयरन स्टील क्या हो गया, परंपरागत उद्योग हो गया, वो अपने यहाँ चलता आ रहा है। ऐसे उद्योग जैसे कचरे से बिजली बना ले, कचरे से खाद बना ले, ये हो गया सब गैर परंपरागत उद्योग। यानी कि जो उद्योग के श्रेणी में पहले नहीं आते थे, लेकिन नया टेक्नोलॉजी ने उस उद्योग के निर्माण के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी, लेबर, नॉलेज सब प्रोवाइड कर रहा है।
वही गैर परंपरागत उद्योग होता है। जैसे भोजन, पिज्जा पहले खाते थे आपके मम्मी पापा क्या? पुष्पा, आप खा रहे हैं, फिर आपके बच्चे खाएंगे, होता है कि नहीं? तो खाना का ये गैर परंपरागत तरीका हो गया है ना। लेकिन उस खाने का हम लोग के जो डॉक्टर्स हैं वो शिकायत करते हैं पिज्जा का, लेकिन ये जो गैर परंपरागत उद्योग है ये बेहतर है, इसीलिए कि जिसको हम वेस्ट समझते थे, जिसको हम कचरा समझते थे, उससे भी उद्योग खड़ा किया जा सकता है, यानी उसका भी उपयोग, उपयोग हो सकता है। इसीलिए उसको गैर परंपरागत उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। उद्योग मतलब हम लोग क्या समझते हैं? चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, क्या है ना। चलो आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु, औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रमाणीकृत 140 स्टार्टअप के विरुद्ध, 140 स्टार्टअप के विरुद्ध 88 स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में, सीड फंड के रूप में 701.15 लाख, 701.15 लाख विमुक्त कर दिया गया है। कंप्लीट, 701.15 लाख विमुक्त कर दिया गया है। ठीक है चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, ठीक है हाँ पूरा बोल देते हैं, सुनो शुरू से। औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रमाणीकृत 140 स्टार्टअप के विरुद्ध 88 स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 701.15 लाख रुपये विमुक्त कर दिया गया है। जो उद्योग, स्टार्टअप उद्योग का मतलब क्या, यहां पहले से वो उद्योग मान लो जहां पर वो लगा रहा है नहीं है, तो स्टार्टअप वो कर रहा है, नए उद्योग, नए श्रेणी से कोई व्यक्ति आया है नया ये काम करने के लिए, उसी को स्टार्टअप कहते हैं। तो स्टार्टअप जो केंद्र सरकार ने ये नीति लाई कि केवल विदेशों में ये नीति चल रही है, विदेशों में लोगों को, नए लोगों को, जैसे अंबानी का बेटा उद्योग लगाएगा तो कोई हर्ज नहीं है, उसको अभ्यास है, उसके पिता ये काम करते थे। टाटा के बेटा लगाएगा, आदित्य बिरला का बेटा लगाएगा तो काम चल सकता है ना। गोदरेज घराने का कोई लगे, लेकिन अगर कोई नए क्षेत्र से नए व्यक्ति आके लगा रहा है उसी को स्टार्टअप कहते हैं। तो सरकार उसको ट्रेनिंग देती है, स्टार्टअप के तहत ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद उद्योग के लिए पैसे, सीड मतलब कि नए सिरे से उसको खड़ा करने के लिए सरकार ने पैसे दिया है, सरकार ने मदद की है, इतने लाख रुपए जारी किया है बिहार में भी कि आप उद्योग, उन क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग लगाइए और आगे बढ़िए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, हो रहा है, छोटे छोटे रूप में हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है आगे क्या लिखोगे, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति ऑब्लिक जनजाति
अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत 5,394 आवेदनों का 5,394 आवेदनों का चयन किया गया है। इनमें से 4425 को, इनमें से 4425 को प्रशिक्षण के उपरांत, इनमें से 4425 को प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम किस्त की राशि, प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। तीन 3,058 लाभुकों को, 3,058 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि तथा 1,150 लाभुकों को, तथा 1,150 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है। और आप चेंज करके लिखिए। मनीष लिख रहे हैं ना? ठीक है, लिखिए प्रारंभ चेंज करके। राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में, हाँ सर ये जो लिखा है इसमें 4425 जो है वो प्रथम किस्त की राशि है। हाँ, नहीं, प्रथम किस्त की 4425 राशि नहीं है, 4425 को, यानी 4425 व्यक्ति को, जो 5,394 आवेदन चयन किया, उसमें से 4,425 प्रशिक्षण के उपरांत, जो प्रशिक्षण लिए हुए थे, इसके उपरांत जो है इन सबको जो है राशि दे दिया गया है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद द्वितीय किस्त की राशि जो है 3,058 लोगों को, और तृतीय 11, जैसे होता है कि कुछ लोग काम शुरू किए तो काम में तीव्रता, क्योंकि राशि यूं ही नहीं मिलता जाएगा, टाइम बॉन्ड राशि नहीं है, राशि है काम बॉन्ड। अगर काम आप करेंगे, सरकार देख लेगा, जो एजेंसी रिपोर्ट करता है सरकार को, रिपोर्ट कर देगी विभाग को, उद्योग विभाग को, यहाँ ये काम सही तरीके से कर रहे हैं, इनका ग्रोथ हो रहा है, तो आपको किस्त मिलता चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैट्रिक में आपको स्कॉलरशिप मिला, इंटर में फेल कर गए तब भी स्कॉलरशिप मिलेगा क्या पुष्पा? तब वही चीज है कि जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, तो ये तीनों वर्ग को इसलिए लिया गया कि आप देखिए कि ये तीनों वर्ग उद्यम के क्षेत्र में पिछड़े हैं, वास्तविक रूप में ये पिछड़े हैं ये क्लास। इसलिए इस क्लास, इस जाति के लोगों को, इस समूह के लोगों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद जिसका एप्लीकेशन चेन है, उसमें से जो लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते, जिसका बेहतर प्लान था, उन लोगों को सरकार ने फिनांस की, और फिनांस के बाद अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो फिर उसको दूसरी किस्त मिला, फिर जो ग्रोथ कर रहा है उसको तीसरी किस्त मिला, और जो पिछड़ गया उसका किस्त रुक गया।
इसीलिए ये नहीं कि आप सारा पैसा लेके भाग जाएंगे। अगर पहले ही किस्त में ग्रोथ रुक गया आपका तो सरकार की उतनी पैसा तो डूबेगी ही डूबेगी, क्योंकि ये कौन वर्ग है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा। इन तीनों के पास तो पूंजी है नहीं। जो गरीब है, खास करके गरीब लोगों को इसमें चुना गया। तो इन वर्गों के उद्यमी, तो ऐसे क्लास जो उद्यम वाले काम नहीं करना चाहते थे, उन लोगों को ट्रेनिंग देके उद्यमी बनाना ये करीब मशक्कत है। खास करके अपने राज्य में, अपने देश में, है ना। अपने राज्य में तो सबसे बड़ी मशक्कत। अपने यहाँ लोग बैठे बैठाए भोजन करने की आदि होती है ना। थोड़ी भी काम करने पड़े तो देह हाथ में भी, ठंडा में एक गिलास पानी भी लेना पड़े तो देह में कष्ट होता है। अरे ये क्या काम बता दिया लोगों ने, है ना। और जो लोग पूरे दिन भर पानी छू रहा है, खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है, खाना दे रहा है, चाय दे रहा है, पानी, उसको दिक्कत नहीं रहा है। खुद एक गिलास पानी लेना पड़े तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए जो घराने या जो कौम पहले से बिजनेस व्यापार करते हैं और जो कौम नहीं कर रहे हैं, तो उसको साइड कर देंगे, उसको इससे नहीं जोड़ेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति में तब्दीली नहीं होगा। सरकार कितना भी नौकरी दे तो 100% सरकारी नौकरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, चाहे विकसित से विकसित देश क्यों नहीं हो, है ना। सब जगह स्वरोजगार से ही उस देश की आर्थिक स्थिति, उस राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति का, जो सरकार का नौकरी करता है, उसका आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकता है। बाकी की बेहतर स्थिति के लिए उसके स्वरोजगार ही करना होगा, तभी बेहतर होगा। और स्वरोजगार बेहतर होगा तभी सरकारी नौकरी भी पनपेगा, क्योंकि सरकार के नौकरी करने वाले लोगों को जो कर आता है, जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, उसी से सैलरी दी जाती है। अगर ये दोनों आना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? सैलरी देना ही बंद है। सरकार की कहीं खेती बाड़ी नहीं है, इसी से तहसील करके, टैक्स से तहसील करके सैलरी बांटती है। इसीलिए ये जरूरी है कि राज्य में रोजगार बढ़े, इसलिए सरकार इसके लिए प्रयासरत है। ठीक है, आगे बढ़े। लिखो, राज्य में मुख्यमंत्री राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर स्थापित करना है, जिसमें उद्योग क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत 76 सामान्य सुविधा केंद्र 76 सामान्य सुविधा केंद्र सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। स्थापना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिसमें 2258 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। बाईस सौ 58 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। वैसे राज्य में 7 क्लस्टर का डेवलपमेंट हो चुका है और 4 और क्लस्टर का डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है ना।
जो 11 क्लस्टर हम पहले भी आपको लिखा थे कि 11 क्लस्टर का डेवलपमेंट यहाँ लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, तो जो क्लस्टर है लिखो, राज्य में निम्न क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। देखो, राज्य में निम्न क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। सबसे पहला लिखो, तीर का निशान देके, राइस मिल लखीसराय। ये औद्योगिक क्लस्टर है। औद्योगिक क्लस्टर का मतलब समझते हो सब कि नहीं? पुष्पा, सरोज, मनीष, औद्योगिक क्लस्टर का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में पहले से जो उत्पाद है उस उत्पाद पर आधारित उद्योगों की संख्या कम हो या ना हो, तो वहां पर उस प्रकार के उद्योग को लगाना। तो लखीसराय में बेहतर क्वालिटी का धान का उत्पादन होता है, लेकिन वहां बेहतर आधुनिक किस्म के राइस मिल नहीं था, इसीलिए वहां पर आधुनिक किस्म के राइस मिल, आवाज नहीं जा रही है क्या? आधुनिक किस्म की राइस मिल, अब जा रही आवाज? हाँ, जिन शहरों में पहले से जो उत्पादित किया जाते हैं कृषि आधारित या अन्य, उस पर आधारित अगर वहां पर उद्योग बेहतर आधुनिक ढंग से नहीं है, तो सरकार के द्वारा उस जगह को चयनित करके वहां पर उस प्रकार के उद्योग की स्थापना की जाती है। कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से आए या सरकार को खुद करना पड़े, तो उसके लिए सरकार पहले प्रचार प्रसार का काम करता है। वहां के जो लोग इच्छुक होते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसको उद्योग विभाग ट्रेनिंग देती है, फिर उस उद्योग को लगाया जाता है। तो लखीसराय में बेहतर क्वालिटी का राइस मिल नहीं था। जैसे होते हैं ना कि हम लोग जनरली देखते हैं कि ये कार है, तो कार है तो ये मारुति कार है, ये कार है, उसमें कितने वर्जन जाते जाते हम BMW और कौन कौन सा कार के पास चले जाते हैं। तो बेहतर कार में जब जाएंगे, सुपर क्वालिटी कार से में, तो BMW वगैरह सब आएगा, तो अपने यहाँ उसकी संख्या ना के बराबर या बहुत कम होंगे पटना में, अन्य शहरों में तो होगा भी नहीं। तो इसीलिए राइस मिल में भी जो बेहतर तरीका की राइस मिल से जितने भी उसके बाद उप उत्पाद हो, उसका भी सेल आउट अच्छे से हो और उसका भी विकास अच्छे से हो, इसीलिए बेहतर ढंग का वहां पर राइस मिल का विकास किया गया है। कहां पर? लखीसराय में। लिख लिए इस चीज को मनीष? ठीक है, उसके बाद फिर स्टार देकर के दूसरा लिखो, मेन महसी एवं बथना सीप बटन क्लस्टर, बथना सीप बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। हाँ, नेक्स्ट तीसरा, शिलौ खाजा क्लस्टर नालंदा। शिलौ का खाजा हम लोग पटना में भी खाते हैं, लेकिन जो शिलौ के खाजा में टेस्ट है वो यहां नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, बनात नहीं, वहां का जो मिट्टी और वहां का जो पानी जो है ना, वो यहाँ नहीं उपलब्ध है। जैसे होता क्या कि क्लाइमेट के कंडीशन, वहां का जो लोकल फिनोमेना होता है, ज्योग्राफिया होता है, स्ट्रक्चर होता है ना, फिजियोग्राफी होता है, तो उस पर आधारित वो वस्तु में वो गुण आ जाता है। ठीक है ना, जैसे तुम हम पहाड़ के क्षेत्र में जाओगे तो 2-3 दिन में पहाड़ पर चढ़ते उतरते एकदम पैर घुटना धर लेगा, थक जाएंगे, 2-4 दिन के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, धीरे 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 अभ्यास होगा। लेकिन जो पहाड़ के क्षेत्र में ही रहता है, वो आराम से चढ़ते आराम से उतरते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वही तो, जो शिलौ का जो मिट्टी है, शिलौ का जो पानी है ना, वहां का जो मिस्त्री है, उसमें वो गुण है, वो सब कुछ मिल करके उस खाजा में वो टेस्ट देता है, इसीलिए शिलौ के खाजा बहुत बेहतर होता है। ठीक है,
शिलाव खाजा क्लस्टर नालंदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो कन्हैयागंज झूला क्लस्टर नालंदा। कन्हैयागंज झूला क्लस्टर नालंदा। नेक्स्ट कांसा पीतल क्लस्टर। कांसा पीतल क्लस्टर कांसा पीतल क्लस्टर वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण। कांसा पीतल क्लस्टर वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट टेक्सटाइल एपेरल क्लस्टर। टेक्सटाइल एपेरल क्लस्टर बिहटा। टेक्सटाइल एपेरल क्लस्टर बिहटा लेदर गुड्स क्लस्टर मुजफ्फरपुर। लेदर गुड्स क्लस्टर मुजफ्फरपुर। मखाना क्लस्टर सुपौल। मखाना क्लस्टर सुपौल। हाँ सुपौल, सहरसा से अलग होकर जिला बना है ना सुपौल, हाँ उसी सुपौल में मखाना क्लस्टर सुपौल। सैनिटरी पैड क्लस्टर लोदीपुर सबौर। सबौर लोदीपुर सबौर है ना, ये भागलपुर में सबौर है ना, सबौर में है ना इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह। हाँ भागलपुर जिले में पड़ता है सबौर, टाउन के बगल में ही तो सबौर जगह है, तुम लोगों को नहीं पता है क्या? उधर के हो कोई क्या? सैनिटरी पैड क्लस्टर लोदीपुर सबौर। उसके बाद लिखो एलईडी बल्ब एवं स्टील फर्नीचर क्लस्टर पटना सिटी। स्टील फर्नीचर क्लस्टर पटना सिटी। स्टील फर्नीचर क्लस्टर पटना सिटी।
अब देखो कि इन क्लस्टर में जितना हमने लिखाया है, अब इसी तरह से अगर छोटे छोटे स्तर पर भी इसमें जो भी चीज है, जिस चीज का किया जाता, मखान पहले से यहाँ से उत्पाद मिल ही रहा था, ये कर, लेकिन इसका क्लस्टर का डेवलपमेंट इसीलिए किया जाता है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो कि देखो किस तरह से ये एक मशीन लग गया मखाना को फोड़ने का, इसका रखरखाव का, इसका मार्केटिंग का। तो किसी भी चीज का जब पैकेजिंग होने लगता है, मार्केटिंग होने लगता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं, राज्य से बाहर भी सप्लाई होने लगते हैं, है ना। अब खुले में ओपन में कुछ करके राज्य से बाहर ले जाएंगे तो गंदा हो जाएगा, ये लोग बोलेगा गंदा है नहीं लेंगे, ऐसे कैसे लेंगे। लेकिन जब उसी का पैकेजिंग व्यवस्था हो जाए तो बाहर जाने लगता है, क्योंकि देखिए पैकेज फूड एक जगह से दूसरी जगह कई जगह जाने लगता है। नहीं, पहले हम लोग सोचते थे कि मिठाई उठाई वगैरह जो पटना में बनता है वही खा सकते हैं। तब देखिए कि हल्दीराम्स वाले मिठाई, तो ये मिठाई सब पैकेज में पैक्ड होने लगा है। तो ये इसका है, तो ये भुजिया वाले का है, ये उसका है। तो कई तरह के चीज जो है वो पैकेजिंग में आने से उसकी खासियत बढ़ जाती है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। हाँ, उसको प्रिजर्व कैसे रखा जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे और बेहतर किया जाए कि बाहर के बाजार में भी ये चल सके, उसका प्राइस भी उसी हिसाब से रखा जाए। तो राज्य में क्लस्टर के डेवलपमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि जिन क्षेत्रों में जो चीज पहले से फेमस हो वहां पर वो क्लस्टर बने, है ना, और उद्योग का एक चेन, छोटे छोटे उद्योग का एक चेन डेवलप हो, लोग को काम करने के प्रति जो है वो बढ़े कि इससे इनकम मेरा बढ़ सकता है, इनमें मैं पार्टिसिपेट करूं या इस काम को मैं कर सकता हूं तो करूं। तो लोगों में एक जागरण भी आता है, जैसे पढ़ते देख के लोग पढ़ने लगते हैं, दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, उसी तरह से ये उद्योग के क्षेत्र में भी ये परिवर्तन का एक बयार बह सकता है। तो बिहार में जो क्लस्टर बनाने का काम शुरू किया गया है वो उत्पाद पर आधारित, कि उन क्षेत्रों में उत्पाद कच्चे माल मिल रहा है, तो कच्चे उत्पाद मिलने पर वो उद्योग अगर लगाया जाए तो बेहतर काम कर सकता है, और उस चीजों का डिमांड भी है। ठीक है, चलो अब लिखो आगे पैराग्राफ चेंज करके, हस्तकरघा बुनकरों एवं हस्तकरघा बुनकरों एवं हस्तकरघा बुनकरों एवं विद्युत करघा बुनकरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कल्याण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। राज्य सरकार कृत संकल्प है। अब देखिए कि यहां पर बुनकर में विद्युत हस्तकरघा बुनकर और विद्युत करघा बुनकर के लिए, इसीलिए कि ये अपने यहाँ का बुनियादी एक तरह से कार्यक्रम है ना। तो इस जो हस्तकरघा, हाथ से सूत को करघा पर काटते हैं, कपड़े को बीनते हैं, तो ये अगर धीरे धीरे खत्म हो जाए तो एक विद्या खत्म मानी जाएगी। इसीलिए राज्य में इस तरह के जहां भी जो लोग हैं, पूंजी के खातिर या कच्चे उत्पाद के खातिर अगर वो काम बंद हो रहा है तो उसको फिर से चालू करने के लिए सरकार 100% अनुदान दे करके उस काम को प्रारंभ करा रहा है। यानी कि कहता है कि यहाँ इस काम के लिए जो सरकार जो है वो कृत संकल्प है। कृत संकल्प की मतलब इसके लिए सरकार को जो काम करना पड़ेगा सरकार करेगी, इसे खत्म इस विद्या को नहीं होने दिया जा सकता है। ठीक है ना। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत
प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार, ऑब्लिक डिस्टिलरी स्थापना, क्षमता विस्तार, डिस्टिलरी स्थापना, रिकवरी, ऑब्लिक रिकवरी, पर विशेष अनुदान, ऑब्लिक जीएसटी अनुदान, ऑब्लिक जीएसटी प्रतिपूर्ति, जीएसटी अनुदान, ऑब्लिक जीएसटी प्रतिपूर्ति, रूप में, जीएसटी प्रतिपूर्ति रूप में 2400 लाख रुपये योजना की 2400 लाख रुपये योजना की स्वीकृति हेतु कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। अब देखो इसमें इसीलिए ये प्रस्ताव रखा गया कि चीनी उद्योग को अगर चाहे बिहार सरकार और कुछ प्राइवेट क्षेत्र के लोग इसमें अपनी सहभागिता दे, जो औद्योगिक घराना है, तो बेहतर स्थिति में आ सकते हैं हम लोग उद्योग के क्षेत्रों में, चीनी उद्योग के क्षेत्रों में, है ना। चीनी उद्योग के क्षेत्रों में इसलिए क्योंकि बिहार में चीनी उत्पादक जो कच्चे माल, जो गन्ने की उत्पादन वाली एरिया है वो बहुत है ना। और जहां मील का जगह है, सरकारी क्षेत्रों का है, वो उद्योग पहले से लगा हुआ था, बंद हो गया, तो अच्छे क्वालिटी के मशीन नहीं थे, या उत्पादन का खपत नहीं था, या गन्ने के किसान को समय पर माने पैसे नहीं मिल पाते थे, उसका ये नहीं था। अब तो सरकार प्रत्येक वर्ष जो है ना, जो 2-3 क्वालिटी की गन्ने होती है जिसमें पेराई का काल और रस अधिक हुआ करता है, तो उसके आधार पर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है, 5 से लेकर के 25 रुपये तक, 20 रुपये तक। और उसके बाद अगर किसी कारण से कोई दिक्कत आती है तो सरकार उसके लिए तुरंत सब्सिडी भी देती है, उद्योग को भी सब्सिडी देगी और किसान को भी मिलेगी। तो इन सभी प्रकार के सुविधा देने के बावजूद भी अगर यहाँ पर ये काम में गति नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सरकार अपने तरफ से काफी प्रयासरत है ना। लेकिन फिर भी अगर प्राइवेट क्षेत्र के लोग इसके लिए नहीं आ रहे, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो केंद्र सरकार को इसलिए फोकस करनी चाहिए। उन औद्योगिक घराने को बोलना चाहिए कि हर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं जिसका सामान बिहार में बिकता है, बिहार के लोग खरीदते हैं, उसको बिहार में उद्योग में अपनी भागीदारी दिखानी होगी, नहीं तो उसके सामान बिहार के लोग नहीं लेंगे, बिहार में उस औद्योगिक घराने के लोग उनके सामान को आने से रोक देंगे। तो हम लोग को भी, आम जनता को भी इसके लिए सोचना होगा और आगे आना होगा। ठीक है, कितना है तो पहले ना देते, अब तो हो गया क्लास एंड। क्या लिखना, देखो हम
पहले ना देते तो लिखते, अब जब क्लास हो जाता है तब ना पूछो उससे। हाँ कल फिर होगा क्लास मनीष। ठीक है ठीक है।